गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चर्चा की थी प्रपोज़ल के बारे में। प्रपोज़ल के जो वैधानिक नियम हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रपोज़ल लगता है लेकिन वास्तव में प्रपोज़ल नहीं है। तो वो कौन से सारे प्रस्ताव है जो वास्तव में प्रस्ताव नहीं है और किससे प्रस्ताव नहीं माना गया है, उस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकली कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जिन्हें हम प्रस्ताव के रूप में समझ लेते हैं और वे बातें या प्रलेख जो है वो वास्तव में प्रस्ताव नहीं होते हैं। तो इसमें दो तरह की चीज़ है कि एक है जैसे प्रस्ताव करने की इच्छा, इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल। ये क्या है? जैसे प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। प्रस्ताव किसी दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना इस बात की अभिव्यक्ति है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई प्रस्ताव करने की इच्छा रखता है। इस संबंध में एनसन ने लिखा है कि बातचीत के दौरान प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रकट करने से बाध्य करने योग्य वचन नहीं बनता है, चाहे जिसके सामने ऐसी इच्छा प्रकट की गई हो उसने उसके अनुसार ही कार्य क्यों न कर लिया हो। वस्तु स्थिति यह है कि प्रस्ताव करने पर ही प्रस्तावक के वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। यदि प्रस्ताव करने की इच्छा की घोषणा की है तो उसका प्रस्तावक पर कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पिता ने अपने संभावित दामाद को पत्र लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद शेष संपत्ति में से एक भाग मेरी पुत्री को भी मिलेगा। न्यायालय ने इस मामले का निर्णय देते हुए कहा कि यह पत्र प्रस्ताव रखने की इच्छा या अभिप्राय को प्रकट करता है, न कि यह एक प्रस्ताव है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, ए बी को पत्र लिखकर यह बताता है कि वह इसमें लिखी शर्तों पर उसके साथ आड़तिए के रूप में व्यवसाय करना चाहता है। निर्णय दिया गया कि वह पत्र प्रस्ताव नहीं था बल्कि प्रस्ताव की इच्छा मात्र था। तो इस तरह से कई बार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने कोई कार्य करने या न करने की इच्छा प्रकट करता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये ऐसा करूँगा, तो उसको आप उसका प्रस्ताव नहीं मान सकते जब तक वो विधिवत रूप से वैधानिक जो प्रस्ताव जो होता है उस रूप में अगर वो उसकी सम्मति लेने, उसकी एसेंट लेने, अगले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की इच्छा से अगर प्रकट नहीं किया जाता है तो वो खाली प्रस्ताव करने की इच्छा मात्र कहलाता है। सेकंड है इसका प्रस्ताव का निमंत्रण। कई बार व्यक्ति प्रस्ताव के निमंत्रण को ही प्रस्ताव मान लेते हैं, जबकि वो प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है। जैसे सूची पत्र। अब आप जैसे मान लो प्रस्ताव का निमंत्रण, उसको आप प्रस्ताव नहीं मानते। प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में दोनों में अंतर है। यद्यपि व्यवहार में हम इन दोनों को एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं। प्रस्ताव प्रस्तावित की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करने हेतु दिया जाता है। प्रस्ताव का निमंत्रण देने वाला अपने कथन या विवरण से ये प्रकट करता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण दे रहा है। प्रस्ताव के निमंत्रण को ही व्यवहार के लिए निमंत्रण यानी ऑफर टू ट्रीट और टू डील के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के निमंत्रण के जो मुख्य अंतर जो उसमें होते हैं
वो है इसका उद्देश्य। यानी प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वो प्रस्ताविती को स्वीकृति प्राप्त करना होता है, जबकि प्रस्ताव के जो निमंत्रण है उसका उद्देश्य किसी दूसरे पक्षकार से किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना होता है। ठहराव का निर्माण, प्रस्ताव की स्वीकृति देने से ठहराव का जन्म होता है, जबकि प्रस्ताव के निमंत्रण को स्वीकार करने से प्रस्ताव का जन्म होता है। और दायित्व, प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने से दोनों पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण स्वीकार करने से किसी भी पक्षकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। व्यवहार में कई विवरण है, लेख है, प्रलेख है, वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम प्रस्ताव जैसे लगते हैं किंतु वे प्रस्ताव नहीं होते हैं। जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं सूची पत्र की, तो वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रकाशित जो कैटलॉग जो होता है, सूची पत्र जो है, वो कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव करने का निमंत्रण है। कोई भी व्यक्ति सूची पत्र में अंकित मूल्य देखकर व्यापारी को अनुबंध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। एक मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि कोई भी व्यापारी सूची पत्र में उल्लेखित मूल्य पर अपना माल बेचने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह से मूल्य पर्ची, दुकानों या भंडारों की अलमारियों में सजी हुई वस्तुओं पर लिखे मूल्य, इनके साथ लगी मूल्य सूची, प्राइस टैग भी प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। इसी प्रकार सुपर बाजार से कोई व्यक्ति किसी वस्तु का चुनाव करता है तो कोई अनुबंध तब तक नहीं होता है जब तक कि वहां का कैशियर उस वस्तु के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है। मेन्यू कार्ड, होटल रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड है वो भी मूल्य सूची की भांति ही प्रस्ताव का निमंत्रण है, प्रस्ताव नहीं है। विक्रय विज्ञापन, एक निर्धारित मूल्य पर माल बेचने का विज्ञापन भी प्रस्ताव का निमंत्रण ही है। उदाहरण के लिए अजय अपनी दुकान की प्रत्येक वस्तु 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचने का विज्ञापन करता है, यह भी एक प्रस्ताव का निमंत्रण है। नेक्स्ट, पूछताछ का उत्तर, किसी व्यापारिक पूछताछ के प्रत्युत्तर में प्राप्त उत्तर या जो मूल्यों का जो कोटेशंस जो है उसको भी प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है, ये भी प्रस्ताव का निमंत्रण माना जाता है। मैकफरसन बनाम अपना के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पूछताछ के उत्तर में न्यूनतम मूल्य पर बेचने की बात से किसी अनुबंध का निर्माण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हीरा ने पन्ना से तार द्वारा पूछा कि क्या आप अपना जो हार है वो बेचेंगे, न्यूनतम मूल्य तार द्वारा बताएं। पन्ना ने तार द्वारा बताया कि हार की न्यूनतम कीमत 9 लाख रुपए है। हीरा ने तार द्वारा उत्तर दिया कि मैं खरीदने को तैयार हूं, कृपया अधिकार पत्र भेजें। हीरा को इस तार का उत्तर नहीं मिला, अतः हीरा पन्ना पर अनुबंध भंग का वाद प्रस्तुत करता है। या पन्ना द्वारा दिया गया कि उत्तर केवल पूछताछ के उत्तर के रूप में ही है, ये केवल प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र है, इसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। हीरा द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करना अथवा नहीं करना पन्ना की इच्छा पर निर्भर होता है। कंपनी का प्रविवरण, कंपनी अपने अंशों के विक्रय के लिए प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस प्रकाशित करती है। ऐसा प्रविवरण या अन्य विवरण जनता के समक्ष अंशों के विक्रय या प्रस्ताव नहीं है, यह जनता को प्रस्ताव का निमंत्रण है। नेक्स्ट है बीमा का विज्ञापन या एजेंट द्वारा प्रेरणा। बीमा के विज्ञापन या एजेंट से प्रेरित होकर यदि हम प्रस्ताव पत्र भर देते हैं तो ये प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है, क्योंकि बीमा का विज्ञापन या एजेंट प्रस्ताव का निमंत्रण दे रहा है।
नेक्स्ट है लोकवाक की समय सारणी। लोकवाक संस्थाओं जैसे रेलवे, बस, हवाई जहाज आदि जो संस्थाएं हैं, इनकी जो समय सारणी वो प्रस्ताव का निमंत्रण है। जो व्यक्ति टिकट खरीदता है वही प्रस्ताव करता है। टिकट जारी करने वाली संस्था अपनी समय सारणी की शर्तों के अधीन टिकट जारी करती है, जिनसे टिकट खरीदने वाला अर्थात प्रस्तावक बाध्य होता है। इन समय सारणियों में प्राय ये लिखा होता है कि बस या ट्रेन या जहाज समय पर नहीं पहुंच सके तो यात्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसी कारण ये लोकवाक संस्थाएं अपने वाहनों के पहुंचने में होने वाली देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। नेक्स्ट है रिक्त पदों के लिए आवेदन की सूचना। जब कोई संस्था अपने या रिक्त पदों की सूचना देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करती है तो ऐसी सूचना भी प्रस्ताव का निमंत्रण नहीं होता है। एंड लास्ट है इसका नीलामी का विज्ञापन। नीलामी का विज्ञापन भी लोगों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु दिया गया निमंत्रण ही है। अतः कोई भी व्यक्ति नीलामी के विज्ञापन को पढ़कर दूर दराज से नीलामी में बोली लगाने आता है तो वह विज्ञापन करने वाले को अपना माल संपत्ति नीलाम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उसे अपने खर्चों पर एवं क्षति के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कमल ने अपना कुछ माल एक निश्चित तिथि को नीलामी द्वारा बेचने का विज्ञापन दिया। विमल उस विज्ञापन को पढ़कर नीलामी के निर्धारित स्थान पर पहुंचा। वहां उसे ये ज्ञात हुआ कि कमल ने नीलामी रद्द कर दी है। विमल ने अपने यात्रा तथा अन्य खर्चों के लिए कमल पर वाद प्रस्तुत किया। निर्णय हुआ कि कमल इन खर्चों को चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि विज्ञापन कोई माल बेचने का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि नीलामी में बोली प्रस्ताव लगाने हेतु निमंत्रण मात्र था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये निमंत्रण के लिए, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, न कि इनको आप प्रस्ताव मान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।